आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर हम विभिन्न मुद्दों पर ऐसी शख्सियत को आपकी अदालत में पेश करते हैं जो न केवल राजस्थान बल्कि अपने देश में अपनी खुशबू से पूरे देश को, उसकी संस्कृति को, उनके सरोकारों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। आज जिस शख्स को मैं आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ वो जाने माने इतिहासकार, कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार और राजस्थान संस्कृति के जनक हैं। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू उनमें, उनके एक एक रग रग में बहती है। मैं उनका परिचय कराऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम राजस्थान की संस्कृति और भाषा पर बात करेंगे। डॉक्टर देवल पद्मश्री हैं। हाल ही में उनको मारवाड़ रत्न का साहित्य पुरस्कार मिला है और इसके अलावा राजस्थान का जितने भी राजस्थान या देश के जितने भी शीर्ष पुरस्कार साहित्य से जुड़े हुए हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं, उन्हें समय समय पर मिलते रहे। वो एक सर्वमान्य नाम है और अगर राजस्थान की भाषा को यदि मान्यता सरकार दे देती तो शायद वो आज और भी ज़्यादा जो पुरस्कार भाषाओं के मिलते हैं वो उनके खाते में दर्ज होते। आप विचारक तो हैं ही, वक्ता भी हैं और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आप में है। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। मैं आपका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले राजस्थान की संस्कृति और भाषा पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा और वो सवाल ये है कि राजस्थान की संस्कृति जितनी पुरानी है और देश की जो संस्कृति है उससे उसका किस तरीके से तालमेल है? नमस्कार। देखिए, आपने बहुत लंबा और ऐसा सवाल पूछ लिया, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कैसे इसको समझाऊं। कोई भी, देखिए, एक तो हम लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि भारतीय संस्कृति नाम की कोई चीज़ है। जी, भारतीय संस्कृति नाम की दरअसल है भारतीय संस्कृति, लेकिन भारतीय संस्कृति उन अर्थों में सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं है जिन्हें हम पहचानते हैं। जी, असल में वो भारत की 23 भाषाओं की, जो 23 प्रांत हैं, उनका जो भाषा का जो भूगोल है, उनका जो एरिया है, उनका क्षेत्र है, उसकी जो संस्कृतियां हैं वो सारी संस्कृतियों को मिला करके वो उन संस्कृतियों में जो भी अच्छा है वो मिलकर करके भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनती है और तब हम वो भारतीय संस्कृति कहलाती है। असल में जैसे मैं उदाहरण से आपको एक छोटी सी बात कह दूं, राजस्थानी में मैं और पावना किन्ने किन्ने, मतलब बरसात और मेहमान किसके लिखे हुए हैं। हम यही बात भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि अतिथि देवो भव। जी, तो ठीक इसी तरह की जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारी भाषा है, तो ये सारे, हमारा लोक साहित्य है, ये सब मिलकर के संस्कृति बनती है। जी, तो दो चीज़ें होती है चतुर्वेदी साहब। एक तो होता है सभ्यता, जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। सभ्यताएं तो पुरानी होती हैं और जब हम मनुष्य ने ज्यों-ज्यों विकास किया, पहले पत्थर एज में था, फिर उसमें आया, फिर कपड़े पहने, फिर चलने लगा, फिर अच्छा सिविलाइज्ड हुआ, जिसको रादर हम कहते हैं। ये जो सिविलाइज्ड करना है सभ्यता में मकान नगर बनना, अब उसमें जब हम सिविलाइज्ड कहते हैं कि वो आदमी सिविलाइज हो जाना या सिविलाइजेशन, तो सिविलाइज का मतलब ये है कि वो उसकी संस्कृति, जो उसके आसपास की संस्कृति है, उसमें वो निष्णात हो गया है, उसमें वो पूरा हो गया है, वो संस्कृति के उन सारे मूल्यों को पूरा करता है। जी, उसमें हमारा सब कुछ, आन जान, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, पहनावा, आप देखें। लेकिन अब वो क्या, धीरे धीरे संस्कृति की भी एक परंपरा होती है। जी, और परंपरा कभी भी रूढ़ नहीं होती। नदी अगर बहते बहते थम जाए तो वो सड़ जाता पानी, इसलिए उसे लगातार बहना होता है। तो इसी तरह संस्कृति में भी जो नवाचार होते हैं वो नवाचार होते जाते हैं। तो वो नवाचारों के चलते हम आज ये सोचें कि 200 साल पहले या 300 साल पहले हमारी संस्कृति ऐसी थी, हमारा पहनावा ऐसा था, हम सब जाति के लोग सर पे साफा या पगड़ी बांधते थे, धोती पहनते थे, अंगरखी पहनते थे, अब वो बदल गया है, तो क्या हमने हमारी संस्कृति छोड़ दी है? ऐसा नहीं है।
असल में क्या होता है जी, दो बातों को ध्यान में रखना होता है जी। संस्कृति का जो सबसे बड़ा उसका जो बदलने वाला फैक्टर है, जिसको सामान्य अर्थों में ये कहें कि वो संस्कृति का शत्रु है, वो शत्रु है आधुनिकता। जो जो आधुनिकता बढ़ेगी और तब त्यों इस संस्कृति को सिकुड़ना पड़ेगा, और जब इनमें आपस में क्लेश होता है तो फिर एक नया संस्कृत दोनों को मिलकर कर करके एक नया फॉर्म निकल के आता है जी। हम साफा छोड़ देते हैं, हम शेरवानी पहन लेते हैं, हम दूसरे भी छोड़ देते हैं, फिर हम जीन्स पे आ जाते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये आधुनिकता हमसे ये सब कुछ करवाती है। लेकिन आधुनिकता में इतना दम नहीं होता यदि उसके साथ का साथ ये बाजार नाम की व्यवस्था न हो। बाजार हमेशा से रहा है हमारे यहाँ, जब से हम सिविलाइज्ड हुए हैं बाजार तो ज़रूरत है। लेकिन जब से ये जो 1990 में जिसको हम ग्लोबलाइजेशन और जो बड़े बड़े नामों से पुकारते हैं, वो वैश्वीकरण ने एक काम किया कि नाम तो उसका वैश्वीकरण रहा और ये नारा ये रहा कि वसुदेव कुटुंबकम। वो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हम ये हिंदुस्तानी है जिसने वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया था। लेकिन उससे हुआ क्या कि वो वसुदेव एक कुटुंब हो तो गया, लेकिन किन अर्थों में हुआ? वो सिर्फ बाजार के अर्थों में हुआ। जापान की चीज़ यहाँ मिलने लग गई, चाहे चीन की चीज़ यहाँ मिलने लगी, हमारी चीज़ अमेरिका में मिलने लगी, तो हमें लगता है कि जैसे हम एक ही जगह पे बैठे हैं। तो ये हमारा कुटुंब बन गया। असल में कुटुंब नहीं है, वो बाजार है। बाजार है। हाँ। अच्छा, और ये बाजार जो है ये संस्कृति का विरोधी होता है। देवल साहब, पहले जो बाजार था वो बाजार में ही हुआ करता था। अब बाजार खिड़कियों और दरवाजों से झांककर कमरे में, बेडरूम में और यहाँ तक कि आपके बाथरूम तक में पहुँच गया है। तो ये जो हमला है बाजारवाद का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सही कहा। मैं आपको यही बताने वाला था कि जिस तरह से आधुनिकता परेशान करती है, जिस तरह से बाजार परेशान करता है, तो बाजार ने क्या किया कि हमारे इन अर्थों में आया बाजार आया विज्ञापन के द्वारा। अब देखिए, बाजार अपना विस्तार कैसे करता है? संस्कृति की संवाहक होती है भाषा। यदि किसी संस्कृति की भाषा अगर मजबूत है, अगर वो प्रतिरोध कर सकती है, बस इसी अर्थों में, अगर वो प्रतिरोध कर सकती है तो वो उसको रोक देगी। लेकिन जो प्रतिरोध नहीं कर सकती वो फिर वो उसको उसके सामने सरेंडर करती है। सरेंडर करती है तो वो बाजार हावी हो जाता है। देखिए, आपने कहा, उसमें से मैं ठीक एक बात कह सकता हूँ कि मेरी भाषा के साथ में एक दिक्कत हुई। 1000 साल पुरानी भाषा है, 900 साल पुरानी भाषा है। लेकिन एक दिक्कत ये हुई कि सन 47 तक आते आते जो छोटे छोटे राज्य थे, 18 स्टेट्स थी हमारे यहाँ, तो वो सब मिलकर करके राजस्थान बना सन 56 में जी। वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे 1956 तक ये सबसे लंबा पीरियड हमारे राजस्थान को ही लगा राजस्थान बनने में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स मर्ज हुई। फिर अजमेर सबसे अंत में मर्ज हुआ। अजमेर की अपनी विधानसभा थी, अजमेर का अपना निज़ाम था, अपना मुख्यमंत्री था, खैर, और उसकी विधानसभा थी, और ये सब कुछ खत्म होकर करके 1956 में ये सब कुछ मर्ज हो गया। तो उससे पहले ही बाकी की स्टेट्स, यूँ तो 600 स्टेट्स थी सब, मोर देन 600, तो 600 स्टेट तो पटेल ने और इन लोगों ने पहले ही उनमें मर्ज कर दी। लेकिन कुछ एक स्टेट जो थी वो बाकी रह गई थी। धीरे धीरे उन्होंने दस्तखत तो कर दिए थे, लेकिन वो धीरे धीरे उस ढांचे में लाने, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में लाने में उन्हें समय लगा। उसका उदाहरण हमारा राजस्थान है। तो सन 56 तक ये चला। 56 में भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में एक काम हुआ, और वो ये काम ये हुआ कि भाई प्रांत कैसे बनाएं, सबसे बड़ी समस्या ये थी जी। तो लोगों ने कहा कि इसका एक ही आधार हो सकता है, न तो हिंदू मुस्लिम हो सकता है, न कुछ और आधार हो सकता है, जाति आधार नहीं हो सकता। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा जी भाषा ही आधार होगा जी। और जितने भी प्रांत बने, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी वहाँ पंजाब बना, जहाँ मराठी बोली जाती थी महाराष्ट्र बना, जहाँ गुजराती बोली जाती थी गुजरात बना। दुर्भाग्य ये था कि राजस्थानी जहाँ बोली जाती थी उसी से ये राजस्थान बनना था, बना भी लेकिन बन नहीं पाया। उसका एक कारण यह है कि हमने यहाँ के हमारे जो
करता धरता थे, हमारे जो नायक थे, सत्ता वाले जो थे, और नए जनतंत्र में कुछ ज़्यादा ही जोश था, तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ की भाषा को सरेंडर कर दिया और ये कह दिया कि राजस्थान जो है वो हिंदी प्रदेश है। नतीजा ये हुआ कि हिंदी तो आती आनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत शानदार बात कोई जानना नहीं चाहता, 1951 की जो सेंसस हुई है जी, जनगणना, पहली जनगणना में राजस्थान का जो शिक्षा साक्षरता का प्रतिशत जो था वो 8% था जी। 8% का मतलब जो दस्तखत नहीं, अंगूठा नहीं लगा करके दस्तखत करते थे, 8% थे वो। बाकी के 92% जो भाषा बोल रहे थे वो कौन सी भाषा बोल रहे? राजस्थानी। हिंदी तो सवाल ही नहीं उठता। हिंदी उन्हें स्कूल में आ रही थी, क्योंकि जो ही वो 5 साल का बच्चा वहाँ जाता तो उसे ये सिखाया जाता अ से अनार, अ से अनार। तो अब अ से अनार वो समझ नहीं सकता, क्योंकि अनार को तो हम समझते ही नहीं, हम तो दाड़म कहते हैं। अगर तुम द से दाड़म सिखाते हैं तब तो हम समझ भी जाते हैं। अब अ से अनार कैसे सीख सकता है वो? लेकिन वो मास्टर के हाथ में बैंत होती थी तो सीख गए। आ से आम, फलाना से ये यूं करते करते तो वो क्या हुआ कि हमारी जो संस्कृति जो उस भाषा में प्रकट होती थी और प्रतिध्वनित होती थी, वो धीरे धीरे उससे मफल ड्रम होते हैं जैसे किसी पृष्ठभूमि में आ गई, पृष्ठभूमि में चली गई। और पृष्ठभूमि में चली गई तो उसका नतीजा एक हुआ कि न तो हिंदी तो थी नहीं, भाई साक्षर तो होने में समय तो लगेगा ना, इतने करोड़ों आदमियों को आपको साक्षर करना। तो नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हम लोगों ने कहा कि ये हो जाएगा, अपने तो राजकाज शुरू करो, तो वो चलता रहा, उसमें कोई समस्या किसी को पड़नी नहीं थी। हमें अभी भी कोई ऐतराज़ नहीं है, न उस समय था कि राजकाज की भाषा है वो आपको हिंदी रख सकते हैं, अंग्रेजी रखो, फ्रेंच रखो, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन जो सामान्य भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, उस मातृभाषा में दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए चतुर्वेदी साहब, एक बात बहुत मतलब ढंग से कही जाती है और वो बहुत सामान्य नेचुरल सिद्धांत है। उस प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाए, जो चीज़ आपने बनाई नहीं उसे डिस्ट्रॉय करने का आपको कोई हक नहीं है। बिल्कुल, ये भाषा आपने नहीं बनाई, 800 साल पहले से बनी हुई आई है जी। यही तो धरोहर है जो एक पीढ़ी से दूसरी से तीसरी को मिलती चली आई। आप होते कौन है एकदम एब्रप्टली उसको रोक करके और ख़त्म कर देने वाले? देखिए बिसलपुर का पानी आता है तो हम फिल्टर लगा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बीमारियां नहीं फैलें, गंदगी नहीं जाए और कुछ नहीं जाए। आपने तो बिसलपुर के पानी को बांध ही बना दिया, तो फिर यहाँ की प्यास कैसे बुझेगी? बिल्कुल। तो नतीजा ये हुआ कि संस्कृति का क्षरण शुरू हुआ। हाँ देवल साहब, एक सवाल इसी बीच में निकला है मेरा कि शायद या आरोप भी लगता रहा और शायद अब तक ये अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली, इसके पीछे हो सकता है ये भी एक कॉज हो। कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा एक नहीं है और जगह जगह बदल जाती है और इसका अपना कोई वो क्या कहते हैं उसको, वर्णमाला नहीं है इसकी। है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। ये क्या है कि कुछ तो ऐसी भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई राजनेताओं द्वारा, क्योंकि जब हम समय समय पर अपनी भाषा की मांग करते हैं, नतीजा क्या हुआ? मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँ कि आज आज़ादी के 75 साल बाद जो देश जो है वो आज़ादी का वो हीरक जयंती मना रहा है। हम कैसे मनाएं? हम तो आज़ाद ही नहीं हुए, हमारी तो भाषा ही सन 47 में आपने जीभ काट डाली हमारी। और अगर आपने जीभ काट डाली तो हम क्या कर सकते थे? हम गूंगे थे, गूंगू बोलते आपस में एक दूसरे को समझते। आज की तारीख में राजस्थान में साक्षरता जो है वो सरकारी आंकड़ा है 63%। ठीक है जी। तो 37%, 7 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ में से 37% जो खेती करते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो भी दिन अपना छोटा काम करते हैं, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? राजस्थान। बिल्कुल। तो सवाल ये कि आप इतने कंफर्टेबल हो गए कि नहीं बस हमने ये कर दिया और बस फलाना इन नेताजी का नाम था, इनका ये था, ऐसा नहीं है। सेफ गार्ड हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी भाषा को अगर भाषा की मान्यता होती तो वो प्रतिरोध करती, जैसे गुजराती ने किया, जैसे बांग्ला ने किया। वो उसने कई चीज़ों को फिल्टर करके आने दिया,
जो एडमिसेबल थी, जो स्वीकार योग्य चीज़ें थी, उन्हें स्वीकार किया। आज आप बंगाल चले जाएं, पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी भी आपको धोती और कुर्ते में मिलेगा। हमारे जितने भी शास्त्रीय संगीत है, वो सब कुछ है, वो उसका अभ्यास करता हुआ मिलेगा। और ऑन दी कंट्री, जहाँ पर भी संस्कृति का दबाव सबसे कम होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। आंधी आती है जब, बड़ा पेड़ जो होता है ना, वो उसका थोड़ी देर मुकाबला करता है, चाहे धराशायी ही हो जाए, लेकिन धूप क्या करती है, अपने ऊपर से होकर करके जाने देती है। तो जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस था, क्योंकि एक तो अशिक्षा थी राजस्थान में, तो बोलता तो कौन बोलता, मेरे नेता भी अशिक्षित थे, तो वो बोलता तो कौन बोलता, और इस बात को समझने वाले कितने लोग थे जी। बड़ी अजीब बात है। और इसीलिए हमारे यहाँ पढ़ाने वाले उत्तर प्रदेश से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, हमारे डॉक्टर सारे के सारे कश्मीर से आए अधिकतर। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो चीज़ें थी, अब जैसे लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको एक उदाहरण से भी, आपने कहा कि वर्णमाला नहीं है, उस पर आ रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में अभी 23 भाषाएं बोली जाती हैं। 23 में से अंग्रेजी 8 शेड्यूल में नहीं है, तो 22 भाषाएं समझ लें। उन 22 भाषाओं में से राजस्थानी 8 शेड्यूल में नहीं है। तो बाकी की जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें से 8 भाषाएं ऐसी हैं कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। संस्कृत उसमें लिखी जाती है, हिंदी नहीं, गुजराती की अपनी स्क्रिप्ट है, गुजराती नहीं, महाराष्ट्रियन मराठी उसमें लिखी जाती है, नेपाली इसमें लिखी जाती है, हिंदी इसमें लिखी जाती है, डोगरी इसमें लिखी जाती है, और कोंकणी जो भी नई है उसको मान्यता मिली, वो भी हिंदी में लिखते हैं। और सिंधी में भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है उर्दू सिंधी में। हाँ, नहीं, वो कहते हैं अरेबिक स्क्रिप्ट हटाओ, उसमें जो अरेबिक स्क्रिप्ट के पक्षधर जो ज़्यादा लोग हैं वो हमारे शहर के हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम जो नई पीढ़ी है वो ये स्क्रिप्ट नहीं जानती, लेकिन आप उसको देवनागरी में लिखेंगे तो भाषा बच जाएगी। तो ठीक इसी तरह से हमारे साथ में ये हुई कि जब भाषा नहीं थी तो उसे रोकता कौन, एक। दूसरा, जो नेता थे उनको जो प्रोटेस्ट भी करते हम, या जो समझाते भी, तो हमें भाषा में ही समझाना था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। तो नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल खुला बाड़ा हो गया, और जो भी आया बाहर से वो आता चला गया, कोई रोकने को, कोई भी रोक टोक नहीं रही। एक सवाल ये करता हूँ मैं कि अगर ये राजस्थान बनाना है आपको, राजस्थान बनाया था, देखिए राजस्थान में भी बड़ी अजीब बात है, लोगों ने ये कहा, कई विद्वानों ने जो समझे नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो राजाओं का स्थान था। ऐसा कतई नहीं है, कोई राजाओं का स्थान क्या है, राजा सब जगह थे, तो सब जगह हिंदुस्तान में राजस्थान ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ये रजस्थान है, रज कहते हैं मिट्टी को, हाँ, सैंड ड्यून्स, लैंड ऑफ दी सैंड ड्यून्स, धोरारी धरती है, धरती धोरारी, वो कन्हैयालाल सेठिया का लिखा हुआ गीत है। तो वो सैंड ड्यून्स है जो रजस्थान है, वो राजस्थान का राजस्थान बन गया यहाँ आते आते संस्कृताइजेशन में। अब क्या हुआ कि 75 साल में और विकास तो हुआ, सड़कें बनी, और भी बसें आने लगी, और आपके अस्पताल बने, जो छोटे मोटे विकास हो सकते हैं, जिनको मैं विकास नहीं कहता, लेकिन वो विकास इन लोगों को अब ये बताने के लिए, देखिए हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम रेल लिया, रेल तो अंग्रेज लाए थे, कह रहा है इसका विस्तार कर दिया, हमने बांध बना दिए, पेयजल की समस्या, ये सब कुछ वोट लेने की गिमिक्स हैं। असल में विकास किसको कहते हैं? मेरे 75 वर्ष में आज की तारीख में एक शब्द में कहूँ, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, वो है राजस्थानियत। ठीक है, राजस्थानी पणा, जो मेरी भाषा में कहूँ, और आप वाली भाषा में कहूँ तो राजस्थानियत। राजस्थानियत विकसित नहीं हो पाई, तो हमारी अस्मिता नहीं बनी, हमारी पहचान नहीं बनी, संस्कृति तो रही। इसमें देवल साहब एक चीज़ और हुई जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारी जो मेले थे वो पर्यटन विभाग के हाथ में चले गए, और उन्होंने जिस तरीके से हमारी जो संस्कृति थी, मूल सभ्यता थी, संस्कृति थी, हमारी भाषा थी, हमारे आचार विचार व्यवहार थे, उन पर हमला किया, और विदेशी पाश्चात्य लोगों के लिए वो मेलों की वो वजह बना दी। जैसे पुष्कर मेला है, अब वो मुझे नहीं लगता कि वो, ऐसा लगता है अंग्रेजों के लिए है। अंग्रेज पहले तो अंग्रेज देखने आते थे, अब अंग्रेजों को देखने के लिए राजस्थान बहुत बुरी
जो ये हमले हुए हैं। बिल्कुल ठीक, यही बात अपन ने कही थी जी। कि संस्कृति पर हमला जो होता है वो एक तो आधुनिकता का होता है, एक बाजार का होता है। बाजार का, पर्यटन बाजार का उपकरण है जी पर्यटन नाम की पहले हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, हमारे यहाँ धार्मिक यात्राएं थी, जी, है ना, तीर्थ यात्रा जिसको हम कहते हैं। हम भी जाते थे, लेकिन ये न तो इतने साधन थे और न साधन नहीं थे, लेकिन जब जो ही हमने एक पर्यटन नाम से हमें लगा कि इससे हम इनकम कर सकते हैं, हमें लगा कि इससे प्रांत कुछ कमा सकता है, तो हमने सारी हवेलियाँ, घर, हमारी मोस्ट प्राइवेट जगह हुआ करती थी, हमारे बेडरूम, वो खोल दिया हमने इस पर्यटन के नाम पर। बिल्कुल। तो जब पैसा इन्वॉल्व होने लगता है तो वहाँ बाजार हो जाता है। बाजार आएगा तो संस्कृति को मिटाएगा, हर मेले को, न खाली पुष्कर को नहीं, सारे हर मेले को तहस नहस कर देगा। यहाँ का मेला क्या था? यहाँ का मेला ये था कि उन 5 दिनों में सारे यहाँ के लोग बाग कार्तिक महीने के अंदर स्नान करने के लिए पुष्कर आते। स्नान का स्नान हो जाता, सब लोगों से मिलना हो जाता, तीर्थ यात्रा हो जाती, और यहाँ से जाते हुए कोई गन्ना ले जा रहा है कोई, क्योंकि हर जगह मारवाड़ में गन्ना नहीं होता जी। तो राजस्थानी की कहावत है कि पोकर जीरी यात्रा न हांटारी भारी, तो मतलब गन्ने की भारी और ये यात्रा की यात्रा और ये कब, तो वो एक अच्छा। और दूसरा था हमारे यहाँ एक बार्टर सिस्टम था, जहाँ ऊँट की ज़रूरत होती रेगिस्तान में, तब ऊँट कहाँ से आएंगे? हमारे यहाँ तो है नहीं ऊँट, तो ऊँट आते, यही तो मेला होता। हाँ, ऊँट आते, घोड़े आते, बैल आते, भेड़ बकरियाँ आती, और इधर से खरीदने वाले आते जी। ठीक है, वो खरीदने वाला भी कुछ न कुछ लेके आता, वो यहाँ पे बेचता, और उस पैसे से वो अपना गाय बैल या जो भी खरीद के ले जाना था वो खरीद के ले जाता। तो उससे क्या होता था कि जैसे नागौर की एक बैल की एक किस्म मशहूर है जी, वो मेवाड़ तक पहुंच जाती है, वो यहाँ से उधर तो थी, इधर तक पहुंच जाती, कोटा बूंदी तक पहुंच जाती। हाँ जी। तो ये सब कुछ। अब एक तीसरी चीज़ और होती है जो टेक्नोलॉजी, तकनीक, जिस पर हम बहुत प्राउड करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं बड़ा कंजर्वेटिव हूँ, मैं हर तकनीक को, नई तकनीक को रोकना चाहता हूँ, नहीं। तकनीक आएगी तो अपने साथ अपना निज़ाम लेके आएगी। उदाहरण से समझाऊँ, रेल आई हमारे यहाँ, अब रेल का अर्थ तो पटरी होती है। रेल आई तो काम किसने किया? स्टेशन किसने बनाया? ये पटरियाँ किसने बिछाई? मेरे यहाँ के मजदूरों ने। तब वो क्या कहते थे जा कर के, तो रेल अपने साथ 150 शब्द लेकर के आई। स्टेशन, गार्ड, टीटी, प्लेटफॉर्म, रेल, कोच, मतलब एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा आपको कि जो आपने पहले कभी सुना होगा। बिल्कुल। तो अब भाषा क्या करती है कि भाषा उसका मुकाबला करती। पहली बात तो हमने भाषा का पहले ही काट रखा था, तो वो मुकाबला करती भी तो नहीं कर पाई। तब उसने क्या करते हैं कि वो फिर अपने में उसे जज्ब करते हैं, अपभ्रंश के रूप में। हाँ, अपभ्रंश नहीं, देशज रूप में। अपभ्रंश तो एक भाषा थी, हाँ वही भाषा का अपभ्रंश। तो वो चीज़ पूरी की पूरी हो जाती है। ये कंप्यूटर आया, अब अपने साथ इतनी नए वो लेके आया। अब ये जो इस माउस है, इसको क्या चूहा कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते। तो ये जो आई उसको स्टेशन, अब उस स्टेशन में दिक्कत ये थी कि मेरे यहाँ की भाषा या पंजाबी भाषा में स आधा पहले नहीं बोला जाता, तो हमने उसको, पंजाबी ने तो कर दिया सटेशन, हमने कर दिया उसको टेशन, स को लोप कर दिया, उन्होंने स को पूरा कर दिया। अब टेशन, अब वो टेशन एक ऐसा शब्द हो गया कि ले जाओ, अगर अंग्रेजी में वापस ले जा सकते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तब वो कहाँ जाएगा वो शब्द बावड़ा, वो शब्द फिर उस राजस्थानी में खपेगा। अब टिकट, अब लोग राजस्थानी के लोग उसको टिकिस बोलते हैं, टिकिस, टिकिस, हाँ टिकिस लियो। तो अब ये जो चारी चीज़ें थी, ये भाषा पर हमला था। ये भाषा पर जो हमला होता है वो संस्कृति पर भी हमला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्थिति ये होती जा रही है कि 75 साल में 3 पीढ़ियाँ खत्म हो गई। तो हमारे यहाँ की जो स्मृति है उसका भी एक अपनी लिमिट है। अब मेरे जो लोक में जो आवश्यक चीज़ें थी वो टॉर्निस हो गई, मिटने लग गई। यहाँ तक कि अब जैसे विवाह में हमारे नियम कायदे, लोक के कायदे थे। भात भरने का एक उदाहरण दूँ आपको, भात भरने का भाई लेके आता है,
और उसमें क्या गीत है उसके, आप कभी देखो देखो जी ससुरा जी मारे पियर रो परिवार। अब वो भात का ये गीत है ना, ये गायब हो गया। तो ये गायब हो जाएगा तो इसकी जगह तो हिंदी नहीं ले सकती। फ्रेंच में तो बहन नहीं कह सकती कि ओ माइन शेयर यू माय भ्रात, कुछ नहीं कह सकती। तो नतीजा क्या होगा, क्या लॉस क्या हो रहा है, ये नेताओं को किसी को पता नहीं है। हाँ, ये खतरे नहीं मालूम। नहीं, ये बिल्कुल नहीं पता उनको। हमारी जो दादी नानी जो कहानियाँ कहती थी वो परंपरा मिट गई। अब उसकी जगह टीवी आ गई। अरे टीवी का भी अगर अच्छा प्रयोग होता, मैं आपको कह रहा हूँ, एक बुढ़िया दादी बैठ कर करके पूरे हिंदुस्तान में एक समय में एक साथ उन बच्चों को कहानी सुना सकती थी, लेकिन हमने नहीं किया है। इसके ऊपर भी बाजार आ गया। बिल्कुल। तो बाजार, आधुनिकता और नई तकनीक, ये सब मिलकर करके वो संस्कृति को प्रेशराइज करती है, मिटाने का काम। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो धीरे 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 घिसेगी, ख़त्म होएगी। अब मेरे यहाँ पर जो सवेरे आप देखें भाटा चूने का काम करने वाला जो मजदूर है, उसमें से 70% ने जीन्स पहन रखा होता है। अब आप क्या करेंगे उसको? हालांकि वो पुराना लेके आते हैं और रहे होंगे, या फटा हुआ है कि फटा हुआ की भी फैशन है। तो हम ये मुझे कोई भी ये तर्क नहीं दे सकते हम कि यार ये क्यों पहन रहा। उसके कई कारण हैं। उसका एक तर्क तो ये है कि वो भी आपके बराबर होना चाहता है, एक। दूसरा ये कि लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ये तो अफोर्ड कर ही सकता है, ये अफोर्ड करेगा तो ये चलता रहेगा। स्त्रियां हैं, स्त्रियों का पहरवाज चला गया। फिर अब वो नई नई चीज़ें जो आधुनिकता लेके आती, बाजार लेके आती है, लिपस्टिक न फलाना, वो फैशन वाला, क्या फैशन के बाजार फैशन को लिया, बाजार फैशन को लिया। अरे गहने जो हमारे ट्रेडिशनल गहने थे, उन गहनों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। बाजार की कंडीशंस बदल गई, खेती की कंडीशन, बैल खत्म हुए, हमारा पशुपालन खत्म हुआ, उसकी जगह पर ट्रैक्टर आ गया। तो जो एक वॉकेबुलरी, एक हल के 32 पार्ट होता है, जुआ कहाँ होता है, चौड़ी कहाँ है, हत्ता कहाँ है, हाल क्या है, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब ट्रैक्टर आया तो अब क्या करोगे? तो ट्रैक्टर को ट्रैक्टर है नाम उसका, हमने उसको ट्रैक्टर कर दिया एक। फिर कहा ये कल्टीवेटर आता है पीछे, तो भाषा ने क्या किया, कल्टीवेटर बोल नहीं सकते, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया झूला। फिर वो डिस्क प्लाउ थे तो उनका नाम रख दिया तवियाँ। काम तो चलेगा, खेती तो करनी पड़ेगी, खेत को हाँकना भी पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें तो इन लोगों को ये लगता रहा कि संस्कृति में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, खेती हो रही है, फलाना हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। प्लास्टिक अब एक ऐसी चीज़ आई कि जो इन लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी 100 से 300 साल तक का उसकी लाइफ साइकिल है, ख़त्म नहीं होती। ज़मीन में गाड़ दो, ख़त्म नहीं होगी, और पर्यावरण के लिए कितनी बुरी है। लेकिन आज आप एक भी सब्जी लेने के बाद पास चले जाओ, सब प्लास्टिक, सब प्लास्टिक। और सवेरे जब आप वो कचरा उठाने वाली गाड़ियां देखेंगे, वो पौन गाड़ी जो है वो प्लास्टिक से। अब नालों में वो पड़ी हुई है, गाय वो खा रही हैं, सब कुछ क्या प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो रहा है। अब आना सागर को जब देखते हैं तो आना सागर में हम देखते हैं प्लास्टिक के अलावा क्या है, क्या है बताइए आप। और आना सागर को ठीक करना था तो उसके कई तरीके थे ना जी। पहले एक तरीका था सरोवर पूजन जाऊँ माए। मेरे यहाँ एक लोकगीत है जिसमें सरोवर को मतलब तालाब की पूजन होती है, विवाह के टाइम में भी पूजन होती है। अब वो आपने वो पूजन छोड़ी, वो संस्कृति छोड़ी, तो कचरा ही डालोगे और क्या करोगे। पानी को मेला करना हमारे यहाँ पर राजस्थान की, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़े पाप की संज्ञा मानी जाती थी। जो कैचमेंट एरिया होता है ना ओरण, उसमें आपको गंदगी फैलाने का वो मुमानियत थी, आप थूक भी नहीं सकते थे वहाँ से। कुछ गांवों में तो लोग जूते खोल करके ओरण से गुजरते थे जी। आज ओरण पे सब जगह कब्जे हो गए, अतिक्रमण हो गए, फलाना हो गया, ये हो गया। तो ऐसी कई एक चीज़ें। अब मेरा एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जी आप पूछिए। सारी परिस्थितियाँ आपने बताई, सब कुछ बताया, क्या हम हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे मतलब इनके हम लोगों को कहीं रोक पाएंगे, और रोक पाएंगे तो कैसे? देखिए, रोक पाना तो बहुत बड़ा शब्द है। अब गाड़ी इस रफ्तार पर वहाँ पर पहुँच गई कि नहीं रोक सकते जी। एक हमारे यहाँ सामान्य नियम है, एक चक्र अगर चल रहा है तो उसे आप रोकिए मत, जैसे विकास का क्रम है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हमारी भाषा होती तो हम लोगों को उसमें एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें लोगों को ये कह सकते हैं कि अरे भाई देखो
पानी ने खराब मत करो, कि फलाना मत करो, कि रूख लगाओ, कि ये करो, कि वो करो, कि सरोवर को अक्षुण्ण रखो। तो अरे यार, जिस सरोवर में जो कमल का फूल उगता है वो श्रीनाथ जी के चढ़ता है, आप उसको गंदा करोगे तो मतलब आप भगवान को गंदा कर रहे हो। आपके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बाजार जो है आज वो भगवान की मूर्ति के यहाँ बैठ गया, बताओ आप। तो ये झीलों को कहाँ छोड़ेगा? फिर झीलों को रखने का जो जिम्मा वो हम नागरिकों का था। एक शहर में जो भले नागरिक हैं, वो भले नागरिक क्या करते बेचारे, वो अपने अपने जो यहाँ के सो कॉल्ड नेता हैं उनको कहेंगे कि क्या हो रहा है। पर पिछले दिनों आपने ये देखा क्या हुआ यहाँ पर, एनजीटी ने क्या फैसले दिए, और सही फैसले दिए। और अभी भी आज मैं देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि अब वो जो दरवाजे खोलने हैं ना, उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम करने जा रही है, उस पर पैसा लगा रही है। अब कोई मेरे इन जो हमारे नेता हैं, पथ प्रदर्शक हैं, कोई समझा नहीं सकता कि इसको गहरा कर दो। ये जो एक ही रास्ता है आपका निकलने का, इसको थोड़ा गहरा करके पक्का कर दो, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ये नहीं चाहते हैं। उसके कई कारण हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सवाल ये है कि जब तक कल्चर नहीं आएगी, आज हमारे यहाँ पर बड़ की पूजन होती है, पेड़ पूजे जाते हैं। खेजड़ी के लिए आंदोलन चल रहा है अभी, इस राखी पर खेजड़ी के पेड़ पर पौधों तने पर राखी बांधी। क्या है ये सब, कैसे बचाएं इनको? तो ये जब ये कल्चर है, राखी बांधने का मतलब भाई हो गया, इसको नहीं काटना, ठीक है। अब इतना बड़ा मैसेज जो जिस भाषा के माध्यम से जावे और जिस संस्कृति का ये मैसेज है, तो वो इस तरह से सीधा का सीधा जाता है, लोगों के यहाँ उतर जाता है। हर काम में हम कहते हैं धर्म के बीच में डाल दें, इसको धार्मिक अनुष्ठान बना दो। अरे उससे थोड़ी होगा। हम गाय के लिए गौशाला बना, इस देश में, इस राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं होगा गौशाला नहीं हो। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि गौशाला क्या उसका जो अंतिम उसका निर्णय नहीं है। क्या है कि कहाँ जाएंगे वो जानवर, कहाँ जाएंगे? नंबर एक। नंबर दो, आप एक तरफ तो कहते हैं गौ माता है, दूसरी तरफ आपको अगर वो उसका बछड़ा हो गया है तो उसका जो गाय की मालकिन है ना, वो 1 महीने में उसको दूध पिलाना बंद कर देती है। तो वो प्लास्टिक नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? एक जितने भी चारागाह थे हमने ख़त्म कर दिए, उसकी जगह पर और कुछ बना दिया, फॉरेस्ट बना दिया। तो फॉरेस्ट में पहले जानवर जा सकते थे, पर अब फॉरेस्ट में जब आप अतिक्रमण होने लगे तो दीवारें बना दी लोगों ने। कहाँ जाएंगे? अब कल जो एक फैसला हुआ आपने देखा होगा कुत्तों के बारे में एनसीटी ने, तो अब वो बड़ी रियल में एक समस्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया कि इतने अरसे के अंदर ऐसा करो, तो अब आप इससे निपटोगे कैसे? ये बात पहले से आपको समझ में लेनी चाहिए। अब आज क्या है कि वो सब हर चीज़ का राजनीतिकरण हो जाता है। नहीं हो गया, लेकिन अब क्या कहीं कोई ऐसी रोशनी है जो दिख रही है आपको कि ये सारी चीज़ें राजस्थान के अंदर राजस्थानियत आ जाएगी, वापस आ सकती है? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? जब आपने 4 भाषाओं को पिछले दिनों मान्यता दी, 8 शेड्यूल में डाला। हाँ, तो ये राजस्थानी ने कौन सी गाय मारी थी? आपने राजस्थानी भाषा को लेकर, राजस्थानी संस्कृति को लेकर लंबे आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि नेतृत्व दिया, है ना। मैं जानता हूँ वो एक लंबा 50 वर्षों से मैंने तो देखिए ये नहीं कहना चाहिए, मेरी अपनी राइटिंग टेबल पे मैंने 20 मिनट का टाइम भी बिना राजस्थान के नहीं सोचा, न राजस्थान के बाहर सोचा। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजस्थान की कविता, यहाँ के छंद, यहाँ का संगीत, मैं सिर्फ इनके बारे में। अब इन दिनों अभी मैं पेंटिंग पर काम कर रहा हूँ जो राजस्थान। बिल्कुल आपने किया, और अभी अभी आपको मेवाड़ रत्न की जो मारवाड़ रत्न की आपको उपाधि भी मिली है। जी जी। तो इस चिंता के अंदर आप अब हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देंगे? मैं यही कहता हूँ दर्शक खुद भी जो नए हैं, युवा हैं, वो अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। उसके 2 कारण हैं। देखिए क्या है कि एक तो उन्हें पता लग गया कि उनका हक कौन मार के ले जा रहा है, उनकी रोटी कौन छीन रहा है। ये देखिए ये पेपर आउट होना, ये तो गंदगी है, इट इज ऑल, ये सत्ता का गंदापन है, कोई सी भी सत्ता हो। लेकिन ये जो है कि एक पोस्ट निकलती है वहाँ से, बिहार से एक आदमी हिंदी में 78% लेके आता है, वहाँ खूब नंबर देते हैं। हमारे यहाँ 60 से ज़्यादा नंबर नहीं देते। वो भी यहाँ भर सकता है, क्योंकि हिंदी हमारे यहाँ पर 10 स्टेट हैं, तो वो आएंगे यहाँ। उन 10 स्टेट को आप नहीं रोक सकते,
आप यहाँ से गुजरात चले जाओ, गुजरात के मेडिकल कॉलेज में आप जब तक नहीं बैठ सकते जब तक आपको गुजराती का ज्ञान नहीं। मेरे यहाँ का 5वीं पास लड़का वहाँ दूसरी में बैठता, और गुजरात का 5वीं पास यहाँ आएगा 6ठी में बैठेगा जी। तो अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी रोटी कौन छीन रहा है। तो कालांतर में मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सोफिस्टिकेटेड, देखिए संस्कृति के जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तत्व हैं उनको सोच करके हम ये सोचें कि बहुत आशावान हो जाएं, नहीं। ये तो जो भाषा रोटी नहीं कमा सकती इट्स बाउंड टू डाई, ये बात कही जाती है, और पहले कई भाषाएं मरी हैं। संस्कृत देख लो ना, अब कितना ही रिवाइवल हो रहा हो, लेकिन क्या संस्कृत की क्या हालत है। 2% हिंदुस्तान में संस्कृत नहीं जानते, जबकि उससे कई गुना लोग अंग्रेजी जानते हैं। बहुत अच्छी। तो ऐसी स्थिति में कि जब हमारे ये जो नीति निर्धारक लोग जो हैं, हमारे नायक जो हैं, हमारी जो सत्ताएं हैं, वो जिस दिन ज़मीन से जुड़ कर करके सोच लेगी उस लोग नहीं, इस तो क्या होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, राजस्थान हमारी जिन चीज़ों के जाना जाता है, मीरा से जाना जाता है, मर जाएगी मीरा, अगर राजस्थानी मर गई आप कैसे जीवित रखोगे उसे। मैंने एक दिन यहाँ हमारे मंत्री जी किसी प्रोग्राम में आ गए थे, मैंने उनसे कहा था, अरे मैं क्यों खाई ले मारा दीन दयाल कर्मा बाई रो खींचट लो। और मैं क्या था ना, ये भगवान भूखा बैठा है, इतना टाइम में गयो, उन्होंने खानो खवाओ तो थारी मर्जी, नहीं खवाओ तो भगवान भूखा है। और भगवान दूसरी भाषा में खाएगा नहीं। खींचड़ा जो कर्माबाई का खींचड़ा का जो है ना, तो ये कर्माबाई जाट नहीं थी, तो वो भी चौधरी हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या देखो ये जो स्थिति है ना ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी तो आप कैसे बचाओगे इसको, ईश्वर को। ओ गॉड और माय लॉर्ड यू प्लीज एक्सेप्ट इट, यूँ कहोगे क्या, नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे अपनी संस्कृति को, राजस्थान को राजस्थान बनाने के लिए राजस्थानी जो उपकरण है उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी ही नहीं। तो दोस्तों आपने सुना सीपी देओल साहब को, डॉक्टर साहब ने जो बातें आपको बताई बिल्कुल राजस्थान की जो आत्मा है उन्होंने खोलकर बता दी। और वो भाषाएं मर जाती हैं, वो संस्कृति मर जाती है, वो संस्कार मर जाते हैं, वो पूरा कंट्री अपना राज्य मर जाता है जिसकी भाषाएं इस तरीके से हमलावर शिकार हो जाती हैं हमलों की। और आप देख रहे हैं कि बाजारवाद, आधुनिकवाद, जिस तरीके की चिंताएं देओल साहब ने व्यक्त की, वो सारी चिंताएं हमारी अपनी चिंताएं। अगर उनका चिंतन है तो हमें भी यह सोचना ही पड़ेगा कि हमें इनसे जुड़ें और इन हमलों से सावधान रहें। आज इतना ही, धन्यवाद।